नमस्कार, देश की पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। राजस्थान में सरकार बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है। बीजेपी भले ही इसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बता रही हो, लेकिन कांग्रेस ने हार का ठीकरा बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण पर फोड़ा है। धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अशोक गहलोत इतना बरसे कि पूरी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप जब से सरकार बनी है एनडीए की 14 को, उसके बाद में 19 को बनी, तो लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही आ रहा है। 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला है। उस वक्त में 12-12 दिन तक बार बार हाउस अर्जन होता, मीटिंग होती, चैम्बर में प्रयास होता है कि कोई न कोई बिंदु आए जिससे कि वापस हाउस प्रारंभ हो जाए। ये तो मैंने देखा है। आप देखिए, 90 के आसपास सांसदों को निकाल देना, आज देश में नहीं दुनिया में लोग हंस रहे होंगे, दुनिया के लोग। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे हारने का उतना गम नहीं जितना देश की चिंता है। गहलोत ने कहा है कि हार जीत तो वह पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता और सोच के अनुसार अपने फर्ज को पूरा किया और वहीं विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं संसद में सांसदों के निलंबन मामले की निंदा करते हुए गहलोत ने कहा है कि विपक्ष से जो व्यवहार किया जा रहा है वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, बल्कि लड़ाई विचारधारा और सिद्धांतों की होती है। दुनिया की नजरें भारत पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में पहले साल 2014 में और फिर उसके बाद साल 2019 में लगातार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इनका रवैया यही जो हमेशा से ही रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही गहलोत ने ये भी कहा है कि इस दौरान पिछली यूपीए सरकार का उदाहरण दिया और कहा कि जब 12-12 दिन तक भाजपा हंगामा करके सदन चलने नहीं देती थी, लेकिन तब भी किसी को बाहर नहीं किया गया। और वहीं गहलोत ने यह भी कहा है कि आज देश नहीं बल्कि दुनिया के लोग हंस रहे हैं और सभी की नजरें भारत पर है, क्योंकि आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो। और वहीं अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा ठीक नहीं है, वह विपक्षी गठबंधन को घमंडिया बता रहे हैं। साथ ही सदन के भीतर उनसे जवाब मांगा जाता है, लेकिन वे मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। गहलोत ने कहा है कि देश की जनता देख रही है और जितना घमंड उनको है, जनता घमंड को चकनाचूर कर देती है। देखिए, अगर आप जब से सरकार बनी है एनडीए की 14 को, उसके बाद में 19 को बनी, तो लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही आ रहा है। एरोगेंसी का, और जिस रूप में ये व्यवहार कर रहे विपक्ष से, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हमारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। उसको लेके आप धरने दो, प्रदर्शन करो हाउस के अंदर बाहर, ये सब कुछ जायज़ है। 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला है। उस वक्त में 12-12 दिन तक पर निकाले नहीं जाते थे इस प्रकार से थोक के अंदर। बार बार हाउस अर्जन होता, मीटिंग होती, चैम्बर में स्पीकर के प्रयास होता है कि कोई न कोई बिंदु आए जिससे कि वापस हाउस प्रारंभ हो जाए। ये तो मैंने देखा है। अब आप देखिए, 90 के आसपास सांसदों को निकाल देना, आज देश में नहीं दुनिया में लोग हंस रहे होंगे, दुनिया के लोग। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि राजस्थान में हमने डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, लेकिन ये लोग कन्हैया लाल हत्याकांड और ध्रुवीकरण पर आ गए हैं। इन्होंने झूठ फैलाया है कि कन्हैया लाल मामले में सरकार ने 5 लाख रुपए ही दिए हैं, जबकि मुस्लिम के मौत पर 50 लाख रुपए दे दिए, जबकि ऐसा नहीं था। कन्हैया लाल प्रकरण में भी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और 2 लोगों को नौकरी दी है। और वहीं हत्यारों को 2 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन इन्होंने केस एनआईए को दे दिया और अब तक हत्यारों को एनआईए सजा तक नहीं दिलवा पाई। अशोक गहलोत ने इस दौरान कन्हैया लाल के हत्यारों को बीजेपी से संबंध होने का आलाप फिर से दोहराया है।
वहीं अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि भाजपा के लोगों ने चुनाव में जमकर झूठ बोला और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत लिया। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर चुनाव जीतना मामूली बात है, लेकिन ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा। राम को मानने वाले भाजपा के ही लोग हिंदू। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संसद में जो कुछ हो रहा है उससे पूरा देश चिंतित है, लेकिन आगे भी चुनाव आने वाले हैं। गहलोत ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति में आस्था है, लेकिन बीजेपी के लोग यही मानते हैं कि भगवान राम को मानने वाले भाजपा के लोग हिंदू हैं। गहलोत ने साथ ये भी कहा कि ऐसा कब तक चलेगा। संसद में जो कुछ हुआ उसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति के साथ ही सत्ता पक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ में लेकर चले, लेकिन ये लोग इसमें भी फेल हो गए और मजाक ही बना डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए, अशोक गहलोत की पूरी चर्चा आपने सुनी होगी और कुल मिलाकर के जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हारने का गम नहीं है लेकिन देश की चिंता है, ये पीड़ा फूट करके बाहर आई है, या यूँ कहा जाएगा तमाम योजनाओं के बावजूद जो सरकार रिपीटेशन का दावा किया जा रहा था वो दावा पूरा हवाई निकला और आम आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर के मैंडेट दिया और बीजेपी सत्ता में आ गई, यानी कि रिवाज वापस कायम रहा। चर्चा शुरू करेंगे, क्या बीजेपी वाकई में धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर उन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। वहीं तमाम वायदे, तमाम इरादे, तमाम राहत पैकेज, तमाम मोबाइल योजना, चिरंजीवी से लेकर के तमाम जो योजनाएं गहलोत सरकार के दौर में राष्ट्रीय स्तर तक प्रचलित थी, वो तमाम योजनाएं होने के बावजूद जनता ने नकार दिया। क्या वाकई में ये दर्द पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हुआ है और ये अब मीडिया के जरिए निकल करके बाहर आ रहा है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तन्मय शर्मा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वहीं देवेंद्र यादव साहब मेरे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है नवतेज टीवी में। और चर्चा शुरू करें उससे पहले तन्मय जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूँगा। सीधे तौर पर हमला बोला है धार्मिक ध्रुवीकरण, यानी कि उम्मीद नहीं थी अशोक गहलोत साहब को कि वाकई में इतना कुछ हो जाएगा। तमाम योजनाएं, तमाम चीज़ें, चिरंजीवी, मोबाइल बांटे गए, राहत पैकेज, राहत शिविर, लेकिन आपने तो वाकई में धार्मिक ध्रुवीकरण का ऐसा खेल खेला कि कांग्रेस एकदम से गेम से बाहर हो गई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गहलोत सरकार गई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और आज गहलोत साहब की खुद की स्थिति खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचने वाली है। वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो हारे क्यों। उनके अनुसार तो उन्होंने बड़ी योजनाएं करी, तो फिर हारे क्यों? यानी कि वो आज जनता को भी मूर्ख बता रहे। आज वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा रहे, वो जनता को मूर्ख बता रहे कि मैं तो अच्छा था, आप गलत हो। यानी कि जनता पे उनको विश्वास नहीं है और जनता को उन पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसीलिए जनता ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका। उसका यही मोटा कारण है कि उनकी एक भी योजना जो उन्होंने बनाई सारी कॉपी पेस्ट थी और धरातल पे वो उतार नहीं पाए। उनके अंदर ही समायोजन, उनकी पूरी पार्टी में समायोजन नहीं था कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाना है। आपसी मनमुटाव, आपसी लड़ाई को लेकर के वो चलते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को यह दिखाया कि क्या हो सकता है आगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं जो धरातल पर पहुंच चुकी थी और जो कार्य हो रहा था उन योजनाओं को लेके, देश हित का, जनहित का, वो सब जनता को सामने दिखाई दिया। और उसको देख करके जनता ने सीधा सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन सीधे तौर पर हमला यह भी बोला है कि जो उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, बीजेपी ने एक झूठ फैलाया और वो झूठ इतना जबरदस्त था कि वहां पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, जबकि जयपुर में एक मुसलमान की मौत होती है वहां पर 50 लाख रुपए मुआवजा है। और ये सारा खेल बीजेपी ने खेला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप को ढकने वाली चीज गहलोत सरकार कर रही है, क्योंकि गई हुई सरकार है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और अशोक गहलोत जी फिलहाल अपनी जमीन प्रदेश के बाहर ढूंढ रखे हैं। वो जानते हैं वो यहां से उखाड़ फेंके गए हैं, तो उनको प्रदेश के बाहर, यानी कि देश में जहां कोना मिले वहां ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। इंडिया अलायंस उनका फेल हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो हर तरह के आक्षेप लगाने का वो काम करेंगे। ये विपक्ष का कार्य नहीं है, ये स्वयं के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे हैं जिस तरह से वो बोल रहे हैं। आप खुद देखिए, जयपुर में जिस तरह की घटना रामगंज बाजार में हुई थी, एक पक्ष विशेष की लिए जो तुष्टीकरण की भावना जिस तरह गहलोत सरकार ने दिखाई थी मात्र 2 घंटे में, आप खुद सोचिए 2 घंटे में जो काम कर दिया गया। कन्हैयालाल के हत्यारों को तो पकड़ने के लिए जो जनता घूमी थी, उन लोगों को आज तक का प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। जो 2 लोगों ने कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ा था, गहलोत सरकार विफल रही थी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। वो खुद मीडिया के सामने आए थे दोनों के दोनों और आके बताया था उन्होंने कि हमारे को हमारी जान का खतरा है और हमने गहलोत सरकार से कई बार निवेदन किया कि हमें सुरक्षा दी जाए, वो नहीं दे पाए। क्योंकि के गहलोत सरकार प्रयास ही करती थी तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण की राजनीति ही गहलोत सरकार को खा गई। हर जगह आप देखिए, जितनी भी सभा, जुलूस, हिंदू सभा कुछ भी होती थी, सबसे पहले भी गहलोत सरकार उन पर रोक लगाती थी। गहलोत सरकार ने जनता को बांटा है, लोगों को बांटा है, ना कि किसी और पार्टी ने। लोगों के दिल नहीं बटे थे, गहलोत सरकार की नीतियों ने लोगों को बांट दिया। ठीक है, राजकुमार जी, ध्रुवीकरण का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो स्वयं तुष्टीकरण में शामिल होते हैं, सीधे तौर पर बताइए।
राकेश जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन करने का तरीका ही ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान को जाति धर्मों में बांट के राज कर रही है, राज्यों को भी टुकड़ों में बांट दिया है, अमीर गरीब को बांट दिया है, भाषाओं में बांट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने की मशीन है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है, वो बयान बिल्कुल सही कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में राजस्थान की बेहतर सेवा के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। चाहे वो कोरोना का शानदार प्रबंधन हो, कोरोना के शानदार प्रबंधन की तारीफ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी की है। WHO ने भी हमारी तारीफ करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो सूट नहीं करता है। उसके बाद जब देश में महंगाई चरम पर पहुंची, पीएम का सम्मान अच्छा सुन पा रहा हूँ आज मैं। जब देश में बहुत ज्यादा महंगाई पहुंची, तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मुखिया थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने तय किया कि मैं राजस्थान की जनता को, जब मैंने कोरोना में भूखा नहीं सोने दिया, तो अब मैं महंगाई से क्यों भूखा मारूं मेरे प्रदेशवासियों को। तो उन्होंने तय किया और एक पिंक कलर का टेंट लगा करके उनके द्वार पे ही हमारा प्रशासन पहुंच गया। और उस प्रशासन के अंदर, उस कैंप के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब उस टेंट के सामने से जाते थे तो गर्दन झुका के जाते थे। भारतीय जनता पार्टी का वो पिंक कलर का जो कलर होता है, वो रात को इनको नींद नहीं लेने देता था। उसमें ये था राकेश जी कि उसके अंदर 10 बड़ी योजनाएं थी। उन 10 बड़ी योजनाओं से राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा लाभान्वित अपने आप को महसूस कर रही थी। चाहे वो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे 10 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे 40,000 रुपए पशुधन बीमा हो, चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो, चाहे 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री हो। तमाम ऐसी योजनाएं थी। चाहे 500 रुपए का सिलेंडर, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जो राजस्थान की जनता को लाभ दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पौने 5 साल तक तो गायब रही। अब इनके आला नेताओं ने देखा कि राजस्थान के तमाम नेता, जो 8-10 बड़े बड़े नेता हैं, जो मैं मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे हैं, तो एक काम ये तय करो कि इनको लड़ने दो, हम तो इनके किसी को चेहरा घोषित मत करो। और ये आखिरी के 3-4 महीने में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम को लेकर राजस्थान आए और यहाँ आकर के इन्होंने अशोक गहलोत को कब्जा करने का प्रयास किया, अशोक गहलोत जी के ऊपर ढोरे डालने का प्रयास किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। अशोक गहलोत जी ने चुनाव जैसे ही आया, इन्होंने 7 गारंटियां और दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, इनका जो थिंक टैंक है उसने तय किया कि अशोक गहलोत ऐसे बाजी में नहीं आने वाले। और मैं आपको राकेश जी एक बात और बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर राजनीतिक तौर पे किसी से घबराते हैं तो उनका नाम है जादूगर अशोक गहलोत। वो अशोक गहलोत जी से बहुत घबराए हुए थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, इसलिए उन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। तन्मय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बड़े अच्छे शब्द कहे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी को घमंड है कि वो हमारे लेकिन प्रधानमंत्री मैं ये है। बता और हम कहते हैं हमारे देश के दूं जिस प्रधानमंत्री तरह हैं। से ये सोच रहे हैं, तभी जनता ने सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर के विजयी बनाया और कांग्रेस सरकार को उगाड़ फेंका। ऐसा क्या कारण था अशोक गहलोत सरकार में? आप आज तक बैठ के अपने नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष नहीं निकाल पा रहे। आपसी लड़ाई, आपसी फूट तो आपके अंदर चले जा रही है लगातार। चलिए वो छोड़िए, मैं बड़ी बात करता हूं आपसे, मैं आपसे बड़ी बात करता हूं, वो छोड़िए, ये छोटी बातें होती रहेंगी। मेरे पास और मुद्दे आपसे बात करने का। आप मुझे आंकड़े नहीं, आप मुझे 25 लाख का लाभार्थी एक बता दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। एक लाभार्थी का नाम दीजिए जो आपकी योजना से लाभान्वित हुआ हो, 25 लाख वाली चिरंजीवी योजना, क्योंकि आपकी एक भी योजना धरातल पर पहुंच नहीं पाई। आपको सत्यार्थ बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी उसी का लाभ लेके जनता ने फायदा उठाया है। और पूरे देश में, ना कि प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी की नजर पूरे देश पे है, ना कि प्रदेश पे। और पूरे देश का उन्होंने विकास किया और व्यवस्था बनाई कोरोना में, और जो मार्गदर्शन मिला वो भी उनको केंद्र से ही मिला। अकेले बैठ के यहाँ कोई कोविड की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे अशोक गहलोत जी। देवेंद्र यादव जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। देवेंद्र जी, मेरे बीजेपी के मित्र और कांग्रेस के मित्र दोनों के बीच में सिर्फ योजनाओं को लेकर के जो चर्चा है, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, ठीक है, चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत योजना, जो भी स्वास्थ्य के लिहाज से योजना है, मेरा सीधा सवाल है, ऐसा वक्त भी तमाम मीडिया कर्मियों ने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा और इस राजस्थान की जनता ने भी देखा है, जब निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना में कई मर्तबा खुलेआम दादागिरी की, लोगों के काम नहीं हो पाए, मंत्रियों को बाकायदा अपील करनी पड़ी
यहां तक कि सरकार के कई मंत्रियों को यहां तक कहना पड़ा, अगर कोई अस्पताल सरकार की योजना के तहत मरीज को नहीं ले रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इतने हौसले बुलंद हुए तो कैसे हुए? देवेंद्र यादव साहब। देखिए भाई साहब, कांग्रेस के जो भी गलतियां थी, जो भी गलत काम थे, उनकी सजा राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को दे दी। अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी, सत्ता में आने से पहले इन्होंने 7 गारंटियां दी थी। उन गारंटियों की पोल तो जब कल से खुलनी शुरू हो गई, जब 450 का सिलेंडर देने से इन्हीं के मंत्री ने मना कर दिया। जो मोदी जी के जो मंत्री थे, उन्होंने राज्यसभा में बोल दिया कि हम 450 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में नहीं दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। लोगों ने जेलन मार के होर्डिंग भी शेयर किए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे होर्डिंग जयपुर में लगाए थे इन्होंने, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी को मोदी के मंत्री ने जुमला बता दिया है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। आज ही जो है नवतेज ने एक्सपोज किया चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। कोरोना फिर से एक बार लौट रहा है और चित्तौड़गढ़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बदहाली नजर आई आज नवतेज के कैमरे पे। जिस तरीके से मैं साधुवाद करना चाहूंगा नवतेज का भी इस मामले में, कि वहां ना डॉक्टर्स थे ना दवाइयां थी, जनता कतार में लगी हुई थी, मरीज बाहर परेशान थे और इनके तमाम जो अधिकारी जो है अपनी मौज मस्ती में लिप्त थे। ये बात करते धर्म की, ये वो लोग हैं। आज की खबर है, सिरोही के अंदर जिस तरीके से साधु संतों पर अधिकारियों ने लठ चलाए, वहां जो झंडियां लगी हुई थी, भगवान की जो तस्वीरें लगी हुई थी, उनको फेंक दिया गया। ये काम भारतीय जनता पार्टी करने के लिए सत्ता में आई थी। ये वो लोग हैं, ये बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात करते थे। आज ही राजस्थान के 12 में मांगरोल के अंदर खनन माफिया ने 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है ट्रक चढ़ाने की कोशिश करी है। ये इनका जंगल राज है। दौसा के अंदर पिछले 7 दिन के अंदर 4 बलात्कार, राजस्थान के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा बलात्कार हुए। ये इनकी कानून व्यवस्था है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी जो है हमारे, उन्हीं की विधानसभा सांगानेर में दिन दहाड़े 2 बच्चों के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक लगा के किडनैप कर लिया जाता है। यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। और ऐसे हालात में प्रदेश को संभालने की बजाय राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में धोख लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताती थी, बड़े आदर्शों की बात करती थी। अब क्या दिल्ली से राजस्थान चलेगा? राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। इस रणबांकुरों की धरती का जिस तरीके से अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह राजस्थान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था बदलाव लाने के लिए, सुधार करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महज 1 हफ्ते के अंदर राजस्थान की जनता के सपनों को तोड़ने का काम किया है। राजस्थान जो रणबांकुरों की धरती थी, उसके जो सम्मान को झुकाने का काम किया है। जनता ही नहीं जवाब देगी। तन्मय जी, राजस्थान दिल्ली से नहीं चलेगा, राजस्थान जयपुर से चलेगा, राजस्थान राजस्थान में रह करके चलेगा और सीधा आंकड़ों के साथ में सीधा आरोप है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, सरकार का गठन होगा। आप कल खुद देखेंगे किस तरह से गठन होता है। अभी जो कांग्रेस अपनी जो छाप छोड़ के गई है प्रदेश के अंदर, जो चरमराई हुई कानून व्यवस्था छोड़ के गई थी, उसको बांध के संभाल के लाने के लिए कोई जादू का चिराग तो किसी के पास होगा नहीं। व्यवस्था बनेगी, मंत्री बनेंगे, सिस्टम चेंज होगा और ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें कंट्रोल में करी जाएंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी टाइम मशीन आगे चले गई कि आपसे 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी का है, तो ऐसा नहीं है। समय लगता है हर चीज को, लेकिन अच्छी है ना इनकी। समय लगता है। देखिए, हर चीज को समय लगता है। कुछ भी करेंगे आप कहीं दूध भी गर्म करेंगे उसमें भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ हो जाए, तो समय देना पड़ेगा। सरकार आई है, 5 साल बाद आई है और आप देखिएगा किस नई ऊर्जा से सरकार आई है और किस तरह से काम करेगी। आप पहले ही दिन से अगर चिल्लाना शुरू करेंगे तो माना ये आप विपक्ष में बैठे आप बोलेंगे, हालांकि आम आदमी पार्टी तो विपक्ष में कहीं आती नहीं है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि समय देना पड़ता है। गहलोत सरकार को भी समय दिया गया था, आते ही गहलोत सरकार ने कोई जादू डंडा नहीं फिराया था। जादूगर वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन जादू उनके पास था नहीं, तभी जनता ने उनको उस जादू के बिना पे कोई वोट नहीं दिया। लेकिन तन्मय जी, एक सबसे बड़ा बात है, ये जो अभी जो रिपोर्ट हमने देखी गहलोत साहब के बयान के बाद में, एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भी है। उन्होंने ये कहा है कि क्या सिर्फ हिंदू लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हैं? क्या राम का पेटेंट हो चुका है, यानी कि राम की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी? यानी सीधा हमला है। आपको कोई भी राम की बात होगी, अयोध्या की बात होगी या धार्मिक सनातन की बात होगी, आध्यात्मिक की बात होगी, हिंदू चारों तरफ है। हिंदू कांग्रेस में भी है, हिंदू जो है आम आदमी पार्टी में भी है। तो क्या वाकई में बीजेपी का पेटेंट हो गया है क्या? बड़ी सिंपल बात है। इनके जो अशोक मतलब कांग्रेस के अगर जो बात करूं राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी समय के अनुसार अपनी जाति धर्म बताते, वो कभी क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं। तो राम कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राम तो पूरे विश्व के हैं, राम तो पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड उनका है, वो क्या होंगे। पर मैं ये एक बात बता दूं कि कांग्रेस सरकार जब मौका पड़ता है तब जय श्री राम का नारा लगाती है, उसके बाद वो दूर हटती है। हमारी विचारधारा जैसी, हम उसी पे चलते हैं, हमारी लीक हटती नहीं है। हमने जो लेके चला है हम उसको लेके आगे आए हैं। 22 जनवरी को जो हमारी बात हुई थी राम मंदिर
जो भगवान के स्थापना की बात हुई थी वो हम करके आ रहे हैं। उसकी भी कांग्रेस को बड़ी तकलीफ है, कांग्रेस को ही नहीं बाकी पार्टियों को बड़ी तकलीफ की हो कैसे गया। खुद इनके कई मंत्रियों ने जो कई इनके ऊपर शीर्ष नेता थे, जिसमें कपिल सिब्बल ने तो ये तक कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, तो कहां है कपिल सिब्बल। तो इस तरह की बातें करना तो अपने आप को ही नीचा गिराना है। राम सबके हैं, राम भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। अशोक गहलोत जो कहना चाह रहे कि राम का फायदा भाजपा को मिलता है, ऐसा नहीं है। आप भी राम का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, कांग्रेस सरकार प्रयास करती है राम का फायदा उठाने के लिए, राम नाम का फायदा उठाने के लिए, परंतु जनता यह समझती है कि असल राम नाम को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। ठीक है, राजकुमार जी आपके पास में आएंगे। और वाकई में ये सवाल दशकों से उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम इस चीज़ को बोलती आई है, ठीक है, राम मंदिर की बात हो, सनातन की बात हो, हम बिल्कुल उस चीज़ पर स्टैंड है, जो भी बात है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर राम मंदिर के डोनेशन की बात आती है तो कई आंकड़े ऐसे भी है कि उसमें कई कांग्रेस के बुद्धिजीवियों ने भी उसमें डोनेशन दिया है, उसमें दान किया है और राम मंदिर निर्माण में अपनी सहयोग राशि दी है। हर पार्टी में हिंदू है, ऐसा नहीं है कि राम किसी एक पार्टी के हैं। लेकिन अक्सर बीजेपी पर ही आरोप क्यों? या तो आप लोग मानते ही नहीं है, या बात अगर करते हैं आप लोग तो पीछे क्यों हटते हैं? यानी राम को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो रहा है साफ तौर पर कांग्रेस में? जी राजकुमार जी। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी राम जी की ठेकेदार बनती है। राम जी भी जानते हैं और हनुमान जी भी जानते हैं। अभी आपने कर्नाटक का चुनाव देखा था, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने अंतिम दिनों में राम जी हनुमान जी को याद किया और राम जी हनुमान जी ने इनके साथ आने से मना कर दिया। राम जी हनुमान जी ने कहा कि आप चुनाव में आप हमको साथ देते हो, आप चुनाव में हमको याद करते हो, इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। और ये राम की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र देखो राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा था ना 2 रंग का, उसको भी चेंज कर दिया है। मेरे साथी मित्र के आप दुपट्टा देखो, केसरिया रंग का कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही तय नहीं कर पा रही है कि हमारा 2 रंग का झंडा है या केसरिया रंग है। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने नारे लगाए थे कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा। तब जाके इन्होंने 2 रंग का झंडा हटाया और आजकल केसरिया झंडा कर दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी तय ही नहीं कर पा रही है कि राम जी हमारे हैं या कांग्रेस पार्टी के। और मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि राम जी तो सबके हैं, राम जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, राम जी तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन ठेकेदार ये बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम पे हमेशा सत्ता में आने का प्रयास करती है। और अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ढाल बना के चुनाव जीता, महिलाओं के कौनी पे गुड़ लगा दिया कि हम आरक्षण आपके लिए लाएंगे और कह रहे हैं कि बात अभी के रहेंगे और 2029 में इसको लागू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को पूरी दुनिया जानती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव 4-5 महीने के बाद आने वाला है। देश की जनता पटाएगी भारतीय जनता पार्टी को। और मैं कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में हम नहीं जाने देंगे। लेकिन राजकुमार जी, बीजेपी तो सीधे तौर पर बोल रही है भाई अशोक गहलोत की 7 गारंटियों को जनता ने नकार दिया और मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, इसलिए 3 राज्यों में, खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का घमंडी तो मार रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राजस्थान में आए थे और कह रहे थे प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। अब अगर 115 सीटें ही अगर प्रचंड बहुमत है तो हमारा मानना तो ये है 140-50 के पास आप अपनी योजनाओं के बिना पे ले आते हैं अपनी सीटें, किसने रोका था? राकेश जी, कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी चुक गई, वरना सत्ता हमारी वापस आई थी। कुछ कमियां हमारी रह गई जिससे हम सत्ता से दूर रह गए। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो आदेश हमको विपक्ष में बैठने दिया उसको हमने सिर पे स्वीकार किया है और हमारा 69 का मैंडेट है। 69 सीटें कोई विपक्ष के रूप में कम नहीं होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नसीब अच्छा था कि थोड़ी बहुत हमारी कमियों का इन्होंने लाभ उठा लिया, वरना भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर विपक्ष में बैठने वाली थी। शायद ये 2018 भूल गए कि जहां इनका मैंडेट हमसे भी कम था। 2018 में इनकी सीटें हमसे कम थी। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी थी तो इनका कोई बड़ा मतलब वो काउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें थी 2018 के चुनाव में, अगर आपको याद हो 73 सीटें थी। जी। और तब आज ये 69 पे, यानी कोई ना कोई तो कारण होगा, कांग्रेस में कोई ना कोई तो त्रुटि होगी कि आज पीछे रह गए। ठीक है, तो तन्मय जी आपके लिए एक सवाल है। देखिए, जिसका जिक्र अभी देवेंद्र यादव जी ने किया उस बात पर, पूरे जेएलएन मार्ग पर चुनाव में एक पोस्टर लगा था 400 रुपये का गैस सिलेंडर में। वो गलती है, मिसकम्युनिकेशन है, या वो केंद्र के लिए है या कोई बीपीएल परिवारों के लिए है?
जी हाँ, क्योंकि, वो पर्टिकुलरली उस वर्ग के लिए है और 450 रुपए का सिलेंडर के लिए कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। हमने मैनिफेस्टो में डाला है और ये जरूर पूर्ण होगा। इस पे अभी से उछल के शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को। यानी कि वो उस वर्ग के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे है। जी हाँ, क्योंकि, एक पर्टिकुलर कल जो लोकसभा में जवाब दिया गया उसके बाद में ये हंगामा पूरा सोशल मीडिया पर है, तमाम देखिए चैनल्स पर। कांग्रेस का काम ये है कि बातों को तोड़ मरोड़ करके लाके जनता के 450 सामने या रुपए का मीडिया के सिलेंडर देश सामने की जनता डालना। को गुमराह करने का सच्चाई इसके है। पीछे कुछ और है जो आपको 2 दिन में देश की वापस दिख जनता को जाएगी। गुमराह करो, वोट पाओ। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर वोट मैनिफेस्टो पाओ, में राज डाला करो, है जनता को तो हम भूल जाओ। कांग्रेस की तरह झूठ बोलने का काम करते नहीं है जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। इन्होंने झूठ बोल के अपने चुनाव को हारा है। हम झूठ नहीं, हम सच की राजनीति कर रहे हैं और सामने दिखेगा कि ये 450 रुपए का सिलेंडर किस तरह से जनता के पास पहुंचता है। चलिए, लेकिन तन्मय जी, सत्ता आपके पास आ चुकी है। गहलोत साहब का दर्द अपनी जगह है, क्योंकि गहलोत साहब ने सिर्फ बीजेपी के मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ी है। देखिए, पार्टी में अंदरूनी जो भी चल रहा था वो ना राजकुमार जी से छुपा है, ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है। तमाम चीजें स्पष्ट थी। 5 साल किस तरीके से गहलोत सरकार के निकले ये सबने देखा है, आम आवाम ने भी देखा है। ऐसी स्थिति में गहलोत साहब को 3 मोर्चों पर खेलना पड़ा। उसमें बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही थी, तो सामने से बीजेपी को टक्कर देना था। पार्टी में अंदर जो मानेसर कांड हुआ उसके बाद में वहां भी उनको साथ में लेकर के चलना था और दिल्ली दरबार भी साथ में था। ऐसी स्थिति में अब सत्ता आपके पास में है, प्राथमिकताएं क्या रहेगी? क्योंकि जो आंकड़े देवेंद्र जी ने दिए हैं ना वो वाकई में ठीक नहीं है। देखिए, आप महिला अपराध पर उतरे, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप लेकर के आए, जयपुर शहर से लेकर के बड़े महानगरों में अपराध के आंकड़े आप लोगों ने जारी किए, वाकई में जो हालत खराब है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर वो दबाव कब आएगा कि वाकई में सरकार बदल चुकी है, अब काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरह से नए मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी बैठकें ली हैं और आप लोगों ने खुद नहीं, सब ने, पूरे मीडिया ने उसको कवर किया है। जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं आते के साथ ही, उसके साथ आप खुद देखें परिवर्तन। 1 या 2 या 3 दिन में काम नहीं होता। 1 2 3 से लेकर 10 तक की गिनती राहुल गांधी गिनते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसान कर्ज माफ हो जाएगा, ये माफ हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये हम गिनतियां नहीं गिनते, हम काम करके दिखाते हैं और अगले कुछ दिनों में आपको खुद ही फेरबदल दिखने लगेगा और कार्यप्रणाली सुनिश्चित होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित सरकार बना के, एक मजबूत सरकार बना के इस प्रदेश को चलाएगी। योजनाओं पर काम और होगा। बात रही 2024 के चुनावों की, उसके लिए मैं आगे आज ही आगामी रूप पे सचेत कर दूं कि ये तैयार रहे कि हर बार ये 25 सीटें हारते आ रहे पिछले 2 बार के चुनावों से। अब की बार फिर ये तैयारी करेंगे, इनको एक भी सीट इनके झोले में नहीं उन मिलेगी। योजनाओं पर काम होगा जो गहलोत सरकार के दौरान रनिंग में थी। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसकी योजनाओं पे काम होगा किसकी नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि जो प्रदेश के लिए लाभान्वित करने वाली योजना है, जनता को जो लाभ देती है योजना है, उन पे जरूर काम होगा, वो जरूर चलेंगी। यानी लोगों को भूल जाना चाहिए कि मोबाइल बांटे गए थे। मोबाइल से क्या मिला? लोगों ने मोबाइल लेने के बाद में किया क्या था, आपको खुद को ध्यान है। हंसी के पात्र बन गए थे खुद अशोक गहलोत जब मोबाइल बांट रहे थे। जनता को खुद का, मतलब जनता का ही पैसा बांटा जा रहा था जिस तरह से लेकर के। क्या गहलोत साहब ने ये पैसे तैयार किए थे? मोबाइल आए कहां से थे? सरकार ने मोबाइल लिए कहां से? कांग्रेस का पार्टी का पैसा था? बिल्कुल नहीं था, राज्य का पैसा था। आखिरी महीनों में 2,500 करोड़ रुपए के विज्ञापन जो अखबारों में दिए गए हैं कांग्रेस सरकार की पीठ खुद थपथपाने के लिए, उसका हिसाब कौन देगा? अशोक गहलोत जी को कटघरे में आके वो हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, एक लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि राहत पैकेज, राहत शिविर, देवेंद्र जी मैं आऊँगा आपके पास प्लीज़। राहत पैकेज, राहत शिविर, मोबाइल योजना, तमाम चीज़ें, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था 100 यूनिट बिजली। जिन लोगों ने 2 माह से बिजली के बिल जिनके जीरो आया, जिन्होंने बिल जमा नहीं कराए, और एक उसका दूसरा पक्ष आर्थिक पक्ष भी, जो लगातार मैं अपनी डिबेट्स में इसलिए कहता हूं क्योंकि उन योजनाओं को लेकर के एक बार वाकई में मॉनिटरिंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर से लेकर के तमाम चीजें, इस देश का आर्थिक विकास तब संभव है जब ईमानदारी से टैक्स अदा किया जाएगा। देखिए, अगर जी अब मेरा सवाल आप सुन लीजिए, अगर वाकई में इस प्रकार की चीजें हर पार्टी करने लग जाएंगी तो उस अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उस आर्थिक विकास का क्या होगा जिसकी उम्मीद हम लगा करके बैठेंगे कि हम तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? क्या वो 100 यूनिट बिजली, वो जो योजना थी, वो लागू रहेगी या पार्टी या बीजेपी सरकार इस पर पुनर्विचार करने की तैयारी कर चुकी है? देखिए, फ्रीबीज बांटने का काम, ये बिजली स्पेशली जो कि हमारे देश में आपको पता है किस तरह से प्रोड्यूस होती है या खरीदी जाती है, जिस तरह हम करते हैं, फ्रीबीज बांटने का काम सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भोली भाली जनता को देने का काम शुरू किया, उसका पंजाब में किया। आज हालत वहां की फाइनेंशियल कंडीशंस ये हैं कि आप खुद जानते हैं पंजाब के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं बचा है। उस प्रदेश में बुरी हालत है, क्योंकि सरकार की जितनी प्रणाली थी वो फेल हो चुकी, सिर्फ फ्रीबीज के चक्कर में वो चलते गए। गहलोत सरकार की मैं प्रदेश में बात करता हूं, जब उन्होंने बिजली की बात करी, मैं मेरा पर्सनल लोगों से मिलना और उनसे बिजली के बिल को डिस्कस करना है, वो आज तक उस बिजली के बिल को नहीं समझ पाए कि ये बिल है क्या और बनता कैसे है। क्योंकि कभी तो बिल आता था कुछ और कभी बिल आता था बढ़ के बहुत कुछ। खुद मेरे घर में मैंने देखा है कि बिल किस तरह से ऊपर नीचे होता था। तो ये जो बिजली की जो
ये जो धांधली जिसे मैं कहूंगा बिलों में और जनता को मूर्ख बनाने का काम जो अशोक गहलोत सरकार करके गई, उसको ही देख करके जनता ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा प्रदेश गर्त में जाता है। इसके बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जो कम से कम एक स्ट्रेट लाइन पे सही चीज बता करके कि भाई ये फायदा इस वर्ग को मिलेगा और इस तरह से काम होगा। यही एक क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है जनता और सरकार को बीच में। ठीक है, देवेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दोगलापन जो यही नजर आ जाता है। आप देखिए, केंद्र से लेकर के अन्य राज्यों में कुछ फ्री नहीं देते, फिर भी केंद्र की जो हमारी मोदी सरकार है उसने पिछले 8 साल के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया, जबकि पिछले 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है 17 साल से, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का जो है कर्ज जो आज हो चुका है, और अभी वहां पे इतना कर्ज बढ़ गया कि लिमिट खत्म हो गई कर्ज लेने की। और आज ही तमाम न्यूज चैनल अखबार में आप खबर पढ़ेंगे कि वहां पे सरकार के पास अब पैसे नहीं है विद्यार्थियों को बहस देने के। मैं ऑनलाइन अभी दिखाऊंगा, अभी इस चीज को दिखाऊंगा, इस मेरी अगली जो उसमें आएगी। विद्यार्थियों को जो लैपटॉप देने के पैसे नहीं बचे हैं, विद्यार्थियों को जो स्कीम, जो सोशल स्कीम थी उनके पैसे नहीं बचे, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे। ये मैं न्यूज कटिंग दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरी बात, राजस्थान में जहां तक स्कीम्स की बात करते हैं, कहते हैं फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। यही लोग उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली की बात करते हैं, उत्तराखंड में फ्री बिजली देने की बात करते हैं, हरियाणा में बिजली सब्सिडी देने की बात करते हैं। दोगलापन नहीं, अभी राजस्थान में फ्री सिलेंडर की बात करते हैं, गुजरात में नहीं देंगे। भाई साहब, इनका हर राज्य का मुद्दा बिल्कुल झूठ भरा एक नया जुमला होता है। हर जगह जाते हैं झूठ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। इन्होंने बात करी समय की कि समय दीजिए। पंजाब में हमारी सरकार उसको समय नहीं देना चाहते, इनको समय चाहिए। ये तमाम जितनी जनता का हक छीनने की बात थी उसको इन्होंने 7 दिन में छीन लिया। जितनी चिकित्सा योजनाएं छीननी थी वो छीन ली। इनको जो है बिजली सब्सिडी खत्म करनी थी वो कर दी 7 दिन के अंदर। जो जनता से छीनना था उसके लिए इन्होंने समय नहीं लिया, 7 दिन के अंदर छीन लिया। लेकिन जब जनता को देने की बात आती है, जवाबदेही की बात आती है, तो इनको समय चाहिए। वही देश के प्रधानमंत्री थे हमारे जो आकर के रैलियों में बोलते थे 3 दिसंबर आने दीजिए, राजस्थान बदल जाएगा, पेपर लीक वाले जेल में होंगे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर चला गया, 19 दिसंबर आ गया। अब ये बात करें समय की, यही बोलते थे ना कि 3 दिसंबर को हो जाएगा सब कुछ। प्रधानमंत्री के वीडियो है, मैं इस पे चला सकता हूं कि 3 दिसंबर को ये हो जाएगा, 3 दिसंबर को वो हो जाएगा। आज ये समय की बात करते हैं। जवाबदेही से भागना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। जो जनता से वादे की थी उनको पूरा करके दिखाए। धर्म की बात करते हैं ये लोग। धर्म आज जब एक मंदिर में जिस तरीके से हुआ है सिरोही में जो घटनाक्रम, उस पर इनको अपनी सरकार को माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने आकर के। जनता को इन्होंने झूठ बोला। अलवर में इन्होंने 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा था। इन्होंने उस नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल किया था, इन्होंने भगवान राम को गाली दी थी। ये ना भगवान राम के सगे, ना हिंदू धर्म के सगे, ना जनता के सगे, ना देश के, ना राजस्थान के। जनता देख रही है, इनको बहुमत मिला है, अपनी जवाबदेही तय करे, जिम्मेदारी निभाए और राजस्थान की जनता को धोखा देना बंद करें। जवाब ले प्लीज तन्मय जी। देखिए, आम आदमी पार्टी से तो मैं अपेक्षा ही नहीं करता, क्योंकि इसीलिए खाता भी नहीं खोल पाया। पिछले 2 बार से चुनाव में प्रयास कर रहे हैं प्रदेश में। भाई साहब, देश में सबसे ज्यादा जमानत जब्ती का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का 40 साल का उठा के देख लीजिए। केरला में आज तक आपकी सीटें नहीं है, तेलंगाना में आज तक नहीं है। चुनावी हार जीत कभी जो है तय नहीं करेगी देश में क्या होगा। और राष्ट्रीय पार्टी 11 साल में यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले चेहरे नहीं थे, और चूंकि इन्होंने अपनी कोशिश करी, प्रयास करी, ये खाता नहीं खोल पाए, तो इसलिए मैं इनकी बात पे कोई वक्त नहीं देता हूँ। बात करता हूँ ये कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां, जो भी कुछ बोला गया है चुनाव के मैनिफेस्टो के अलावा प्रधानमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी की भाषण में अगर कोई चीज बोली गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो वो एक गारंटी की तरह जो पूरी होगी। ये मैं आपको सुनिश्चित तौर पे जनता को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये जो 5 वर्षीय सरकार अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये आगे बढ़ती जाएगी और ये 5 से 10, 10 से 15 वर्ष की सरकार बनती जाएगी। और इसी तरह से प्रदेश का उत्थान होगा, प्रदेश गतिशील होगा और विकास होगा। रिवाज आप ही बदलेंगे? रिवाज बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। राजकुमार जी आपके पास आऊंगा। राजकुमार जी, एक योजना है मोबाइल योजना, जिसका जिक्र अक्सर तमाम डिबेट्स में, तमाम मीडिया हलकों में, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों में अक्सर चर्चा होती है। देखिए, गहलोत सरकार ने आईटी के लिहाज से, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से, या महिला जनरल नॉलेज के लिहाज से, आपने भामाशाह परिवारों को, या जन आधार परिवार उनको बोलना ठीक रहेगा, जन आधार परिवारों के लिहाज से आपने मोबाइल योजना आपने की शुरू। वो मोबाइल आधे पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या वाकई में सरकार को ये नहीं लगता था कि उसकी जगह कौशल विकास की कोई मशीनें बांटी जाती, या कोई रोजगार के कोई ऑप्शन दिए जाते, या मतलब क्या आधार क्या था उसका, मतलब जिस पर आपकी लगातार आलोचना हो रही है कि वो सिर्फ चुनावी फंडे के लिए बांटे गए, लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से उन महिलाओं को दे दिए गए जो उसका यूज करना भी नहीं जानती थी, या जिनके घरों में पहले से मोबाइल थे उनके घरों में एक मोबाइल और पहुंच गया, कोई गवर्नमेंट बांट रही है तो पहुंच गया, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया, और वो योजना अब आगे जाकर के कंटिन्यू रह पाएगी ऐसा नहीं लगता है मुझे। लगता क्या है आपको इस मामले में? देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे कि मेरी राजस्थान की महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आए, बहुत आगे बढ़े।
और सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज़ वगैरह देखना पड़ता है, कई बार टाइम पास भी करना पड़ता है, कई बार आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है बच्चों को भी कई बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, माता पिता बाहर रहते हैं, कई बार बच्चे बाहर रहते हैं। तो अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं राजस्थान की मेरी माताओं बहनों को मैं मोबाइल के माध्यम से सीधा उनको जोड़ूं, चाहे वो न्यूज़ का माध्यम हो, चाहे वो अपने बच्चों से या परिवार से कहीं बात करना हो या कोई और नई चीज़ कोई सर्च करनी हो। आजकल पेटीएम का भी जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट का भी जमाना है। तो अशोक गहलोत जी का जो मकसद था वो था कि मेरी राजस्थान की महिलाएं बहुत ताकतवर बने, शक्तिशाली बने। उस संबंध में हमने राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल बांटे थे। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें मीन मेक्स निकालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, किसी भी योजना के अंदर मीन मेक्स निकालने की बजाय उसमें कोई छोटी मोटी कमी को सुधार करो। हमने तो जब हम पिछली बार सत्ता में आए थे तो हमने तो जानवरों की दवाइयां फ्री की थी, जानवरों के टेस्ट फ्री किए थे। अब आप बताइए राकेश जी, जानवर भी कोई वोट देते हैं क्या? हमने तो जानवरों की दवाइयां फ्री की थी, जानवरों के टेस्ट फ्री किए थे। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जहां ओपीएस किया है। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जहां 500 रुपए का सिलेंडर है। हिंदुस्तान में राकेश जी पहला राज्य राजस्थान है जहां आम आदमी को 25 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये इनके जो मित्र है ना बड़े बड़े, उनकी कंपनियों में भी नहीं मिलता है। तो 25 लाख रुपए का जब 850 रुपए में, और जो कुछ परिवार है उनको तो जीरो अमाउंट के अंदर जब 25 लाख रुपए बीमा मिलता है, जब वो जाता है 4 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का अपना इलाज फ्री कराता है, तो उससे पूछो कि राजस्थान की जनता ने कितना बेहतर उनके बारे में सोचा है। और हम तो राजस्थान को मजबूत करना चाहते हैं। हमने 2023 के अंदर 2030 का विजन लिया था। ये अशोक गहलोत जी है जो चुनाव 2023 का चल रहा था और विजन 2030 का था। हम आज चाहते हैं, अशोक गहलोत जी पहले भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भविष्य में भी चाहेगी कि हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के राज्यों में अग्रणी राज्य बने। इस ओर हमारा कदम बढ़ना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी को भी निवेदन करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि राजस्थान को आगे बढ़ाइए, राजस्थान को हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में लेके जाइए। कांग्रेस पार्टी के कपड़े फाड़ने का काम मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को मजबूत किया था, आपसे भी हमारे अपील है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आपको विधानसभा में और सड़कों के ऊपर आपको घुटने दिखाएगी। तन्मय जी आऊंगा, तन्मय जी मौका दूंगा, मैं ये कुछ नहीं कर पाए। मैं मौका दूंगा आपको पूरा, लेकिन एक सवाल मेरा पहले राजकुमार जी से है। राजकुमार जी, सबसे 2 सवाल मेरे हैं जो इनबिल्ट है आपस में। पहला तो ये कि पेट्रोल और डीजल के वैट को लेकर के आप 5 साल में नहीं बोले। कांग्रेस गवर्नमेंट में ये कहा जाता था कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में। पहला सवाल मेरा। दूसरा ये कि ओपीएस योजना को लेकर हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा और वहाँ के कर्मचारी लामबंद होकर के कांग्रेस के फेवर में उतरे और जयराम सरकार को बाहर कर दिया, राजस्थान में ये फॉर्मूला आपका कामयाब कैसे नहीं हो पाया? राजकुमार जी। राकेश जी, जहां तक पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे हमारा टैक्स उतना ही लग रहा है जहां वसुंधरा जी की सरकार में लग रहा था। हमने 1 रुपया भी नया टैक्स पेट्रोल डीजल पे नहीं लगाया। पेट्रोल डीजल के लिए हम राजस्थान के जो हमारे शासित जो अफसर हैं और मुख्यमंत्री हैं, लगातार केंद्र सरकार को कहते रहे कि पेट्रोल डीजल हमको सस्ता करना, हमारी मदद करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं सुनी। जहां तक ओपीएस की बात आप कहते हैं, राजस्थान ने ओपीएस की शुरुआत की है और राजस्थान का ओपीएस पूरे हिंदुस्तान में माना जा रहा है और उसका हमको हिमाचल में लाभ भी मिला। और राजस्थान में लाभ किसी कारण से कम हुआ, ज्यादा हुआ, नहीं मिला, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमने कर्मचारियों को साथ देने का प्रयास किया, हमने कर्मचारियों का साथ दिखाया। और कांग्रेस पार्टी सुरक्षा पर आप काम करेंगे जहां कर्मचारियों के बारे में सोचा है, वरना हमेशा सत्ता आती है और कर्मचारी नाराज रहते हैं। राजस्थान का पहला चुनाव ऐसा था जहां कर्मचारी वर्ग इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ था। ठीक है, उन्होंने वोट कम दिया, ज्यादा दिया, उनका हमारा जो आदेश है वो हमारे सर माथे पे है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर आपका स्पष्ट व्यू। ठीक है, तन्मय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन सबको योजनाएं क्यों नहीं पहले याद आती थी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से योजनाएं चलानी शुरू करी, बनानी शुरू करी, धरातल पे पहुंचाने का प्रयास किया, तो कांग्रेस सरकार जाग गई। जनता का भला कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं। और राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की तो पूरी दुनिया में तारीफ है, खून चूसने का, पूरा देश फॉलो कर रहा है, काम किया। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2 शब्द ईआरसीपी भी बोल दो। आज आपको 17 दिन हो गए सत्ता में आए हुए, 17 दिन सत्ता में आए हुए हो गए, थोड़ा सा ईआरसीपी बोल दो। 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, 13 जिलों का किसान का खेत सूखा पड़ा है, 13 जिलों का खेत पानी मांग रहा है। प्रधानमंत्री तो किसानों को पानी दे दो। राजस्थान की सरकार जवाब नहीं मिल पाएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। देवेंद्र जी आपके पास आएंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है ईआरसीपी वाकई में बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरा, जिस पेट्रोल डीजल के टैक्स को, जिस वैट को लेकर के मेरा जिक्र है, देखिए राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ताओं की, तमाम नेताओं की अपनी बंदी से हो सकती है पार्टी फेवर में जाने की या अपना व्यू रखने का, लेकिन एक मीडिया के लिहाज से, एक चौथे स्तंभ के लिहाज से वाकई में जो मुद्दा रहा है
वेट को लेकर के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगते रहे और कांग्रेस सरकार ये कहती रही है कि अगर केंद्र से कम हो तो हम राज्य में कम करें, लेकिन उसका सीधा बार गया है आम आवाम की जेब पर, आम आदमी की जेब पर नहीं हो पाया। और 108 रुपये के आसपास पेट्रोल रहा और मेरे ख्याल से 94 के आसपास डीजल रहा, उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। दूसरा, ईआरसीपी का मुद्दा पूरे 5 साल गरमाया। पूर्वी राजस्थान ये बाट जो हो रहा है कि वाकई में अगर केंद्र बजट दे और राज्य सरकार में उसका जो अंशदान होता है, अंश जो होता है उसमें वो हो, और एक पूर्वी राजस्थान के इन जो 33 सीटें जहां पर आती है वहां पर एक पानी की व्यवस्था हो सके। लेकिन अभी तक इन दोनों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। क्या वाकई में दोनों मुद्दे राजनीतिक इश्यू बन चुके हैं? किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ईआरसीपी के मुद्दे पर तो 2018 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो सकारात्मक रुख दिखाएंगे, लेकिन पिछले 5 साल में वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये लोग वो करके दिखाए राजस्थान की जनता को। हम लोग तो चाहते जनता का भला हो, आप भी वही चाहते जनता का भला हो। अगर जनता को पानी मिलेगा हम सबको खुशी होगी, उसका श्रेय ये ले लें, उसका श्रेय हमें नहीं चाहिए ना आपको चाहिए, श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जनता को पानी दे। आज अलवर से, मैं खुद अलवर से आता हूँ, पानी के ये हालात हो गए कि 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। आजादी के 70 साल के बाद भी अगर जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वो बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी को ईआरसीपी पे तो तत्काल जो है रुख दिखाना चाहिए। राजस्थान से 25 सांसद इनके रहे एनडीए के, राजस्थान से जल शक्ति मंत्री हैं, पूरी सरकार इनकी, केंद्र में इनकी, राज्य में इनकी, करके दिखाएं। और पेट्रोल का जहां तक मुद्दा है, देखिए पेट्रोल डीजल देश की महंगाई बढ़ाने में अहम जिम्मेदार है। मोदी सरकार जब बनी थी इन्होंने वादा किया था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ये भाषण तमाम वायरल हुए थे। लेकिन आज भी जो है पेट्रोल डीजल 108 रुपए का मिल रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा रोल है, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद इन्होंने जो था टैक्स बढ़ा दिया उसको सस्ता करने के बजाय। अब राजस्थान में जहां तक बात आ रही है, राजस्थान में अब इनकी सरकार है, जब विपक्ष में थी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि पेट्रोल डीजल सस्ता कीजिए, वैट सस्ता कीजिए, आप नहीं कर सकते हम करके दिखाएंगे। अभी आ गए, करके दिखाए। ये चीजों में तो समय नहीं लगना चाहिए ना, बाकी चीजों में चलिए कानून व्यवस्था संभालनी है, उनमें समय लगेगा, चिकित्सा व्यवस्था में समय लगेगा, ये फैसले तो तत्काल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल करके दिखाई ये फैसला। राजस्थान की जनता को सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल मिलना चाहिए। राजस्थान के पेट्रोल कर्मी परेशान है, पंजाब में चूंकि पेट्रोल डीजल सस्ता है और गंगानगर में महंगा है, जिसके कारण से गंगानगर हनुमानगढ़ के बॉर्डर पे बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पिछले दिनों इस चीज को लेकर के। तो राजस्थान में रोजगार भी कम हो रहा है, राजस्थान को राजस्व को भी हानि हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर गंभीरता दिखाए, तत्काल वैट कम करे, ताकि राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत मिले और राजस्थान के जो पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं वो वापस चालू हो सके। ठीक है, फाइनल कमेंट लेते हैं तन्मय जी। सीधे तौर पर उम्मीदें बहुत है, सरकार बदल चुकी है, जनता ने मैंडेट दिया है, प्राथमिकता है, महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या रहेगी? बहुत अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, मैं मानता हूं। और बिल्कुल ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य यह है कि सुनिश्चित करना कि जनता की अपेक्षा पे खरे उतरे और हर कार्य जो जो अपनी मैनिफेस्टो में या जो जो अपनी गारंटीज में प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है जनता को आगे, हर प्रकार से जिस प्रकार जनता लाभान्वित हो सके उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा और इसी के लिए कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार। ठीक है, राजकुमार जी फाइनल कमेंट लेंगे, क्योंकि अब आप उस पोजीशन पर आ चुके हैं जब आवाम को अगर कोई दर्द होता है तो आप सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं। आप विपक्ष के तौर पर क्या इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के किए गए घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, अगर वो घोषणाएं पूरी नहीं होती है तो आप सड़कों पर उतरेंगे? आपकी उम्मीद क्या है गवर्नमेंट से? बिल्कुल राकेश जी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निवेदन करती है कि कांग्रेस पार्टी की जो शानदार योजनाएं थी उनको आप आगे बढ़ाएं। राजस्थान में सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर के आप आगे बढ़े। और अगर आपने राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव किया तो कांग्रेस पार्टी आपको सदन में और सड़कों पर आपको बार बार तंग करेगी। चलिए, देश की पंचायत में आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े, तन्मय शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और देवेंद्र यादव साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत का इसे दर्द कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव हारने का गम नहीं है, मुझे देश की चिंता है, और सीधे तौर पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। कुल मिलाकर के राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन ये राजनीति 2023 की खत्म हो चुकी है, ये राजनीति है लोकसभा चुनाव 2024 की। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राजस्थान की राजनीति में अपनी सियासी पारी पूरी करके अब दिल्ली जाने की तैयारी में ऐसा लगता है। मीडिया हल्कों में अक्सर ये खबरें लगातार आती रही हैं कि राजस्थान से अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो जाहिर सी बात है गहलोत राष्ट्रीय राजनीति के नेता है और वहां जाकर के अपना पार्टी को योगदान देंगे। देखना होगा। महत्वपूर्ण बात है कि अशोक गहलोत का तंज भारतीय जनता पार्टी कहां तक ले पाती है, क्योंकि 2024 सामने और राजस्थान की सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि आम आवाम ने जो उम्मीदें आपको दी है, जो मैंडेट आपको दिया है, उसी के आधार पर अपना काम करे। आम जन के काम, जनहितैषी के कार्य, आम आवाम के काम समय पर पूरे हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।